Hello students, my name is Rimsha. I am teacher of class 6th from Yatta International School. Open your social science book. I hope you remember we are studying about chapter 1 of history, when, where and how. Okay, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था अब तक लास्ट दो क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, हिस्ट्री की डेट्स हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं. इसमें मैंने दो टर्म्स पढ़ी थी, बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC एंड AD. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स एनो डोमिनी. इट मीन्स कि बिफोर क्राइस्ट, जो क्राइस्ट की बर्थ से पहले जो ईयर्स की बात होती है उसमें हम यूज़ करते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और जो क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करते हैं हम AD यानी कि एनो डोमिनी. ओके, मैंने आपसे लिखने के लिए भी कहा था. आई होप अपने अपने नोटबुक्स में इसको मेंशन कर लिया होगा. फिर हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की हिस्ट्री होती हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड देन हिस्ट्री. तो कल हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री. ठीक है, प्री हिस्ट्री में वो था, प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि प्री हिस्ट्री का हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता. ओके तो प्री हिस्ट्री हम पता लगाते हैं हमारी पुरानी चीज़ों से, जो पुराने रिमेन्स रह गए हैं, जैसे कि हमारी कोई ज्वेलरी, कोई कॉइन, कोई बोन्स, अलग अलग कोई टूल्स या वेपन्स, इस तरह की कोई जो चीज़ें रह गई हैं उनसे आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ के हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं. ठीक है, ये बहुत ही पुराने ज़माने की बात है. और नेक्स्ट पढ़ा था हमने प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री वो है जिसमें हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, बट कुछ रीडेबल हैं, कुछ रीडेबल नहीं है. तो जो रीडेबल है उनसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो जो हिस्टोरियंस हैं, वो जो रीडेबल हैं उनसे हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, और जो रीडेबल नहीं है उसके लिए हम आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प करते हैं. जैसे प्री हिस्ट्री में हम आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं पता लगाने के लिए, वैसे ही जो चीज़ें रीडेबल नहीं है उसके लिए हम आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प लेकर उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं. और प्रोटो हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसके बारे में भी ये मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर प्रोटो हिस्ट्री. देन आज हमें पढ़ना है हिस्ट्री. आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम फॉर विच वी हैव सफिशिएंट रिटर्न रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस पीरियड. हिस्ट्री हमारा वो है जिसके हमारे पास काफ़ी रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं. मतलब हम रिटर्न में आराम से देख लेते हैं, रिटर्न में है सब चीज़ें कि क्या हिस्ट्री में हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सबके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं. अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले टैबलेट्स, पाम लीव्स और ऑन द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज. मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर और पेन वगैरह उस टाइम पे नहीं होते थे, तो हम ऐसे खोद के जो भी थे, पत्थर थे, जो पिलर्स थे, उन पर खोद के नक्काशी कर करके लिखा जाता था. जैसे कि आप देख रहे हो कि इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से फिगर्स ड्रॉ की जाती थी, इस तरह से लिखा जाता था. ठीक है, तो वो अलग अलग तरह के रॉक्स होते थे उस पर लिखा जाता था, पिलर्स पे लिखा जाता था, या कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं उन पे लिखा जाता था. अगर आपने कभी किसी म्यूज़ियम में देखा हो किसी, तो उसमें आप देखते हो कि अलग अलग तरह की प्लेट्स लिखी होती हैं जिन पे लिखा हुआ होता है. या फिर अगर आप जैसे किसी मॉन्यूमेंट में जाते हो तो आप खुद देखते हो तो वहाँ पे एक बोर्ड्स जैसे लगे होते हैं, उन पे ऐसे ही इसी तरह से लिखा होता है, कुछ खोद के लिखा होता है, वो कोई पेपर पेन से नहीं लिखा होता, इसी तरह से लिखा होता है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. तो पूरी हिस्ट्री वहाँ लिखी होती है. इसी तरह से पहले के टाइम में जो लोग थे वो रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले की टैबलेट, पाम लीव्स, जो लीव्स होती हैं उन पे लिखा करते थे. ट्रीज़ की जो बार्क्स होती हैं उस पे लिखा करते थे. ठीक है, ओवर द ईयर्स मैनी ऑफ दीज एविडेंस हैव बिन डिस्ट्रॉयड. बट टाइम के साथ साथ कई बार ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ एविडेंस, कुछ सबूत मिटा दिए गए हैं. जब हम कॉलोनियल पीरियड आया था, यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया था, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिटा दिए गए थे जो पुराने टाइम के थे. ठीक है, और कुछ वॉर्स हुई तब एविडेंस मिट गए, कुछ खो गए, कुछ टूट गए, तो बहुत सारे टाइम में बहुत सारे एविडेंस ख़त्म भी हो गए.
ठीक है। द वन दैट रिमेन हाउएवर अ रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो रह गए हैं उनसे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मतलब जो ख़राब हो गए उनके बारे में तो हमें पता नहीं, लेकिन जो हमारे पास हैं उनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आपने तीनों टाइप की समझ आ गए होंगे आपको, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, तीनों काफ़ी डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जोग्राफिकल फीचर्स। जोग्राफिकल फीचर्स हमारे होते हैं हमारे एरिया हमारे इंडिया का जो एरिया है या पूरा, मतलब जोग्राफिकल फीचर तो हमारा एरिया होता है, तो इसमें हम जनरली अपने इंडिया के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जोग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। एक कंट्री की हिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है उसका जोग्राफिकल फीचर, कि वो कैसा था पहले, अब वो कैसा दिखता है, पहले वो बड़ा था या पहले वो छोटा था, अब उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्या नई नई तरह की चीज़ें बन गई हैं, कौन सी रिवर है, कहाँ से आती है, कौन से देश से हमारे बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं। तो ये सब हमारे जोग्राफिकल फीचर जो है हमारी हिस्ट्री पर एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे जोग्राफिकल फीचर से। Indian subcontinent is a vast landmass बहुत ही वास्ट लैंड मास है, बॉर्डर बाय लार्ज हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड 3 सीज इन ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इट मीन्स जो हमारा जो इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा है, और ना उसकी जो बॉर्डर है हमारे उस पर हिमालय के माउंटेन्स हैं और 3 सीज़ हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। ये रहा हमारे हिमालयास, ओके, और देयर आर 3 सीज। हेयर इज़ अ सी, हेयर इज़ अ सी एंड हेयर इज़ अ सी। तो आपके यहाँ पे 3 सीज मिलेंगे आपको 3 साइड्स पे। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब होती है जो हमारा समुद्र से कनेक्टेड जो होता है वो होती है हमारी कोस्ट लाइन। तो आप यहाँ से देखो, ये पूरी कोस्ट लाइन है, क्योंकि यहाँ से पूरा समुद्र सी है हर तरफ। तो ये देखिए पूरी कोस्ट लाइन है हमारी। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया की, ये भी पूरा इंडिया का ही पार्ट है। सॉरी। तो ये हमारा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो हमारे पास हिमालयाज भी है, मतलब हमारे एक बॉर्डर पे ये हिमालयाज भी है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ओके। ह्यूज माउंटेन्स प्रोटेक्ट आवर लैंड फ्रॉम कोल्ड विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द नॉर्थ। मतलब नॉर्थ के से जो भी हमारी ठंडी हवाएं आती हैं, नॉर्थ ये इधर की साइड से हमारी जितनी भी ठंडी हवाएं आती हैं, तो हिमालयन रेंज है वो हमें उन ठंडी हवाओं से बचाती है, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती। तो इसलिए हमें जो माउंटेन्स हैं हमें कोल्ड विंड से बचाते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ द 3 बिग रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इंडिया के पास सबसे बड़ी 3 रिवर्स हैं। वैसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया के पास, लेकिन सबसे बड़ी हमारे पास ये 3 ही रिवर्स हैं जिनके नाम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यू शुड नोट दैट कि वी हैव 3 बिग रिवर्स whose name is Indus, Ganga and Brahmaputra, okay. The fertile plain of these river valleys provided ideal settlement for people of ancient times, ठीक है। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनको ये जो रिवर्स है काफ़ी फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करवाती थी। मतलब जो ये रिवर्स है हमें काफ़ी फर्टाइल मतलब होती है उपजाऊ। जहाँ पे रिवर्स होती है वहाँ के आसपास की ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर यानी कि बहुत क्रॉप्स बहुत प्रॉपरली उग पाती हैं। तो एंशिएंट टाइम में तो सिर्फ ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि उस टाइम पे उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और वहाँ पे लोग रहने भी लगे थे। पुराने ज़माने के लोग थे वो वहीं पे ही रहते थे, क्योंकि वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते थे। वहाँ पे उन्हें पानी की भी कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि रिवर्स बिल्कुल पास में होती थी। उन्हें किसी भी तरह की कोई रहने में परेशानी नहीं होती थी, इसलिए वो लोग रिवर्स के पास ही रहना पसंद करते थे। तो रिवर्स के पास सबसे ज़्यादा लोग रहा करते थे पुराने ज़माने में,
ठीक है। आप तो हर जगह पे रह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो प्रेफर कर देते हैं कि वो रिवर्स के पास ही रहें। ओके, तो ये जो नेक्स्ट है यहाँ से सेटलमेंट्स हैं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो जो मैंने आपसे नोट करने के लिए कहा है आप उसे नोट कर ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आगे से यहाँ से सेटलमेंट से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।